Hello students, welcome back to our educational channel Vidyansar CBSE classes. In this class, in this lecture, we will discuss about the lesson structure of the atom, which is the chapter 4 of your science class 9 NCERT books. This is a part second video, students. In the first part of this video, we have discussed about the various topics of this lesson, and the remaining portion of this lesson we will discuss in the part 2. And we are also going to uh, discuss this in third part also, which will cover various important question answers, which is oftenly asked in your examinations as from CBSE point of view. So in the previous chapter, dear students, as you know that we have covered many number of topics. We will narrate about the topics. कौन कौन से टॉपिक्स हमने लिए थे? सबसे पहले जो टॉपिक लिया था वो लिया था चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्या होता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं स्ट्रक्चर के बारे में एटम के, उसको हमने जो है डिस्कस किया था। इसके अंदर सबसे पहले हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया था, जिसने एक वाटरमेलन के साथ इसको कंपैरिजन किया था, मतलब एटम के स्ट्रक्चर को। जिसके उसके बाद में हमने डिस्कस किया था आपको र्यूदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और र्यूदरफोर्ड के अंदर जिसके अंदर हम अल्फा पार्टिकल्स को जो हमने गोल्ड फॉइल के साथ में जब स्ट्राइक करवाया था, तो उसके अंदर क्या कंक्लूजन निकला था, न्यूक्लियस का जब डिस्कवर हुआ था। उसके बाद में र्यूदरफोर्ड के जो थ्योरी थी उसके फेलियर के बारे में हम डिस्कस किया था कि उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, फेलियर क्या थे र्यूदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम, और उसको रेक्टिफाई कौन से साइंटिस्ट ने किया था, विच वाज गिवन बाय बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स एक साइंटिस्ट था जिसने र्यूदरफोर्ड की थ्योरी थी रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको उसने रेक्टिफाई करके अपनी थ्योरी दी थी। और उसके बाद में हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया है, और उन्होंने र्यूदरफोर्ड ने ही एक एटम के अंदर सेल्स के बारे में बात किया था, ऑर्बिट्स के बारे में बात किया था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और जो कि KLMN को उसको उनको नाम दिया था। अब हमारे को जो डिस्कस करना है वो ये है कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके बारे में अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर जो पॉइंट्स उन्होंने दिए थे वो ये थे, जो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम जो नंबर हैं जो एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जिसमें एकोमोडेट कर सकते हैं, वो फार्मूला दिया था 2n²। ठीक है, 2n²। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने बताया था आपको बताया था ना कि इसके जो 4 सेल थे, के एल एम और एन, जो फॉर्मूला है वो होता है क्या था 2n² है। अब इसके अंदर क्या होगा, के एन इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि एल में एन इज इक्वल टू 2 होता है, दूसरा ऑर्बिट होता है ना, इसलिए 2 होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ओके, एम के अंदर जो ऑर्बिट होता है, जो वो तीसरा ऑर्बिट होता है, आपको पता ही है। तो इसमें क्या करेंगे 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, विच इज कमिंग टू बी 9 इंटू 2 18। और इस केस के अंदर हम करेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका चौथा ऑर्बिट होता है। तो ये 4 चौक 16, 16 इंटू 2 यानी 32, 16 दूनी 32 है ना। तो ये मतलब जो एक जो थ्योरी दी थी इसने, उसके अंदर बोला था कि इतने मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे कि के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं विच कैन एकोमोडेट इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। जो दूसरी बात जो कही गई थी
वो क्या कही थी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। भाई जो जैसे ये न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर दो ये ऑर्बिट है, दो सपोज करो ये 3 ऑर्बिट है, तो हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले ऑर्बिट के अंदर 2 होने चाहिए, दूसरे के अंदर कितने होने चाहिए, मैंने आपको बताया था 8, और तीसरे के अंदर कितने होने चाहिए, तीसरे के अंदर कितने होने 18 होने चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मान लो कि तीसरा अगर लास्ट ऑर्बिट है, यानी कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इसके अंदर 18 ना होकर सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने इसके अंदर बताया है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन द गिवन सेल अनलेस द इनर सेल इज फुल। और तीसरे पॉइंट के अंदर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब तक आउटर वाले सेल के अंदर एकोमोडेट नहीं होंगे, जब तक कि इनर जो सेल है पूरी तरह से फिल हो जाए बच्चों। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ इस वाले के अंदर, देखो ये हमारा जो है इन्होंने डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझाया है आपकी बुक के अंदर। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास के अंदर। अब अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो है उसका न्यूक्लियस के बाद में ये जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम के अंदर क्योंकि 2 होते हैं, तो उसके ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे। अब क्या मैंने आपको बताया था कि के जो होता है उसके अंदर सिर्फ 2 ही होते हैं, के एल एम एन बताया था ना, 2 8, 2 8 18 और 32, ठीक है। तो पहले के अंदर कितने होगा, 2 हो गए फुल। अब मान लो सपोज करो कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो वो इसके अंदर आपको क्लैरिफाई किया लिथियम के अंदर, क्योंकि लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले के अंदर 2 हो गए, बाहर वाले के अंदर 3 और तीसरा वाला आ गया, ठीक है। अब तीसरे वाला जो जो दूसरे वाला जो सेल है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो ऐसे ही 4 होगा तो 2 अंदर होंगे, 2 बाहर हो जाएंगे। 5 के केस में 2 अंदर 3 बाहर, 6 के केस में 2 अंदर 4 बाहर। ऐसे ही लास्ट में नियॉन के अंदर क्या होगा, 2 तो पहले वाले के वाले सेल के अंदर होंगे और 8 जो हो जाएंगे एल के अंदर हो जाएंगे, तो टोटल 8 आ सकते थे। तो इसके अंदर टोटल 8 इसके मतलब इलेक्ट्रॉन्स पूरे फुली एकोमोडेट हो गए। अब अगर नोवा अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या करेगा, अगले वाले उसमें जाएगा, यानी कि के वाले में जाएगा, एम वाले में जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे सोडियम के अंदर बात करें, देखो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1, बाहर वाले में 1 है सिर्फ, ठीक है। इसके अंदर ऐसे है, मैग्नीशियम के अंदर 2 बाहर आ गए, मतलब 2 8 और 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 8 1 लिखेंगे। इसके कन्फिग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, 2 8 2 लिखेंगे। ऐसे ही लास्ट में क्या होगा, ये 2 8 8 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इसमें 8 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं हो सकते। तो ये उन्होंने डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब अगली जो बात आती है वो आती है वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट की कैसे वैलेंसी को निकालते हैं, उसकी क्या वैलेंसी होती है। तो इसको हम आपको इस वाले टॉपिक के अंदर बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉम द बोर्स बोरिस स्कीम वी कैन नो द आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो एक एटम का कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अंदर क्या कह रहा है कि जो आउटर मोस्ट सेल जो भी होगा उसके अंदर मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। सो it is observed that atoms of filament completely filled the 8 electron in the outermost cell। तो जो जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो completely 8 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से फिल कर देते हैं। एंड सो द केमिकल एक्टिविटी, और जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसी की वजह से ही केमिकल एक्टिविटी देखी जाती है। सो द अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूँ तो कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनर्ट गैसेस जो होती हैं जैसे कि आर्गन है और अपना
तो ये इसके अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ना तो ये मतलब जो है किसी केमिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है और ना ही किसी में एक्टिव पार्टिसिपेट करती है, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं हम। अब आपको देखो डायग्रामेटिकल टेबुलर फॉर्म में दिखाया है जो मैंने अभी तक आपको बातें बताई हैं। जैसे हाइड्रोजन के केस में उसका सिंबल H होता है, एटॉमिक नंबर इसका आपको पता है 1 होता है, तो इसके अंदर प्रोटॉन जो होंगे 1 होंगे। अच्छा, जो इसका जो एक एटम होता है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सबसे पहली बात, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो ये पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा के सेल के अंदर, ठीक है। ऐसे ही हीलियम के केस में, उसमें दो एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी कि उसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे के सेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि पहले के सेल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। अगर तीसरा जाएगा तो फिर अब 2 के बाद दूसरे ऑर्बिट के अंदर वो जाएगा, यानी कि एल के अंदर जाएगा। जैसे लिथियम के अंदर हुआ, लिथियम के अंदर क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 3 ही हैं। और इसका जो पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो के सेल में जाएंगे, अगला जो है एल के अंदर जाएगा। और इसकी वैलेंसी जो होगी 1 होगी। वैलेंसी 1 क्या होती है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको हम वैलेंसी लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में इसकी 1 वैलेंसी थी और हीलियम की जो है 0 थी। क्योंकि 0 किस लिए थी, क्योंकि के सेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं, तो उसके अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जा सकता है और ना उससे बाहर निकल सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। इन केस ऑफ बेरिलियम, atomic number is 4, number of proton is 4, number of electron is 4. So how many electrons in K cell? It is 2, and in case of L it is also 2. So the valency will be the outermost valency, it is 2, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में 7 हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन, इसमें पहले में 2 जाएंगे और एल वाले सेल में 5 जाएंगे। तो अब इसके अंदर हमारे को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि अब टोटल जो आउटर मोस्ट, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला से ऑर्बिट हो गया हमारा, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, इसके अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, इसके अंदर टोटल 8 हो सकते हैं। अब इस अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अभी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एल एल सेल को कंप्लीट करने की टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। तो अब इसको केमिकल किसी भी चीज़ में अगर एक्टिविटी करना है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, तो ये एक स्टेबल जो है बन जाएगा और केमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर ये पार्टिसिपेट कर सकेगा। लेकिन क्या 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इतना ईजी होगा? एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगी, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में या कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में? तो इस केस में इसकी वैलेंसी 3 इसलिए होगी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये इजिली गेन कर सकता है एज कंपेयर टू ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। तो इस केस में इसकी वैलेंसी जो होगी 3 होगी, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, तो 2 इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। फ्लोरीन के केस में इसकी आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, तो इसकी वैलेंसी 1 है। नियोन के केस के अंदर टोटल 8 के 8 हैं, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी, ठीक है बच्चों। तो आप इस टेबुलर फॉर्म को इसको आप ढंग से खुद स्टडी कर लीजिएगा, इन्होंने बताया है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, द टेंडेंसी टू रिएक्ट टू फॉर्म मोलिक्यूल विद द एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट वाज एक्सप्लेन टू अटेम्प्ट टू अटेन अ फुली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। भाई उसको जो है ना, कोई भी चीज़ को मोलिक्यूल बनाने के लिए या कंपाउंड बनाने के लिए आउटर मोस्ट सेल को मतलब फुली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल करना पड़ेगा, ताकि जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाए। इसलिए या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की हमारे को जरूरत होती है, ठीक है। इसके अंदर आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो मैंने अभी तक आपको बड़ी सिंपल वो लैंग्वेज में बताया, वही सारा चीज़ इसके अंदर दिया हुआ है। अब अगली चीज़ जो आती है वो है बच्चों एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द एटम
विच डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर, जो जितने एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं सबसे पहली बात तो। और वो क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं और इट इज द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोसेसेस, तो एलिमेंट जो होते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं आपसे बात एग्जांपल करता हूँ हाइड्रोजन का, उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक है, ठीक है। बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली वन प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सिमिलरली कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं, सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज 6, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है। ये तो हो गया एटॉमिक नंबर के बारे में। एक एटॉमिक मास, अब अगली बात कर रहे हैं हम एटॉमिक मास। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस of the subatomic particle of an atom, we can conclude that mass of the atom is practically due to protons and neutron। जो मास होता है ना किसी भी एटम का, वो क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है बेसिकली। ये इन्होंने इसके अंदर बताया है। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और ये जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। Therefore, the mass of the atom resides in its nucleus, जो इसलिए मास जो होता है किसी भी एटम का उसके न्यूक्लियस के अंदर ही रिजाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12 यू म्यू। 12 क्यों होता है, बिकॉज इसके अंदर 6 तो प्रोटोन होते हैं, ठीक है, और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है मास जो है वो 12 म्यू होता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर वो 27 होता है, उसके अंदर 13 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अंडरस्टूड? इट इज सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इट इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। ये हम इसको ए से बोल सकते हैं। ए क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर। और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। और एक्स क्या है इसके अंदर, केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, केमिकल नेम, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन लिखूंगा। इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, और मास नंबर कितना होता है इसका, 14 होता है। तो मैं इसको इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी एलिमेंट्स को लिखने का, जिसके अंदर नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक जो आपके आगे क्लासेस के अंदर भी केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ोगे उसके अंदर ऐसे ही आता रहेगा। अब हमने बात किया अभी तक इसमें, अब इसके अंदर अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो हमने अभी अभी पढ़ लिया ना। अब अगली जो चीज़ आ रही है इसमें आ रही है आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड। कुछ ऐसे एटम्स भी हमारे को नेचर के अंदर मिलते हैं जिनके की जो होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, हाइड्रोजन जो होता है H11 में भी एग्जिस्ट करता है और H12 में भी एग्जिस्ट करता है और H13 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके आइसोटोप्स होते हैं बेसिकली, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसका जो नाम है जो उसको हम बोलते हैं डेटेरियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्यूटोरियम। और जो ये वाला जो है जिसका कि 2 मास होता है और 1 जो है एटॉमिक मास होता है उसको, सॉरी ये मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया, ड्यूटोरियम इसको बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको बोलते हैं हम H11 को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम। ये आइसोटोप्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक ऐसे ही H12 होता है, इसको ड्यूटोरियम बोलते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और अगर H1 और इसका मास नंबर 3 है तो उसको बोलते हैं हम
ट्रिटियम। तो ये आपको बेसिकली एग्जाम्पल है आइसोटोप्स का जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटोरियम, H13 ट्रिटियम। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अच्छा, अगला एग्जाम्पल जो है इसका आइसोटोप्स का होता है कार्बन, कार्बन और क्लोरीन का। देखो जैसे कार्बन जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये 6-12 में भी एग्जिस्ट करता है और ये 6-14 में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इसके आइसोटोप्स होते हैं। लाइकवाइज अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो एग्जिस्ट करता है वो दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक होता है 1735 और एक होता है क्लोरीन 1737। तो ये जो बेसिकली जो नेचर जो एग्जिस्ट करते हैं, ये बच्चों एग्जिस्ट करते हैं रेशो 3:1 की रेशो में। यानी कि ये 75% जो एग्जिस्ट करता है और ये जो एग्जिस्ट करता है कितना 25% करता है। ये 75% ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं 75-25 की रेशो के अंदर। ठीक है, ये इन्होंने बताया है इसके अंदर। सो क्योंकि ये मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको अब हम किसी भी केमिकल कंपोजिशन के अंदर ये कैसे पता करेंगे कि इसका एटॉमिक मास कौन सा है, 35 है या 37 है। तो इसके लिए हमको करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का बच्चों तरीका होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो भी होता है, जिसको हम अभी जो हमने अभी पढ़ा है ना एटॉमिक मास के बारे में, और ए, जो एटॉमिक मास ए होता है, जिसको हम अभी अभी हमने रिप्रेजेंट किया था एटॉमिक मास ए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको ए को मल्टीप्लाई करेंगे जो जितना उसका अबेंडेंस होता है, प्लस करेंगे दूसरे वाला जो एटॉमिक मास 2 है, ये A1 हो गया, सपोज कि A2 है, इसकी जो अबेंडेंस होती है उससे, और उसका टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर किया है। पहले केस में क्या है, पहले का एटॉमिक मास हमारा 35 है और इसकी अबेंडेंस जो होती है 3% होती है, मतलब 3:1 होती है ना, तो 75% होगी। और दूसरे का 37 होता है और ये 25% में एग्जिस्ट होता है। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 35.5 म्यू। ठीक है, तो ये जो है इतना जो है इसका एटॉमिक मास जो है नेचर एवरेज जो मास होता है वो नेचुरली ओकर होता है एटम्स के अंदर, एलिमेंट्स में। इफ द एलिमेंट हैव नो आइसोटोप्स देन द मास ऑफ द एटम वुड बी सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर किसी का आइसोटोप नहीं है तो उसका जो वो जो होगा ना, मास जो होगा वो सम होगा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, ये बात हो गई आपके आइसोटोप्स की। अब हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक के बारे में। इसकी जो सबसे, हाँ, इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आइसोटोप्स की। तो देखो सबसे पहली नंबर 1 एप्लीकेशन अगर होती है तो आइसोटोप्स जो होता है यूरेनियम का जैसे होता है, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या है, आइसोटोप्स जो कोबाल्ट का होता है, कोबाल्ट, ठीक है, वो यूज किया जाता है कैंसर के अंदर। ठीक है बच्चों, ये कैंसर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोबाल्ट को हम रेडिएशंस के रूप में, इसको कैंसर के रूप में उसमें मतलब इलाज के लिए यूज करते हैं। जो तीसरा है आयोडीन, आयोडीन जो होता है उसको हम गोइटर के इलाज में यूज करते हैं। गोइटर आपको पता ही होगा, घेंगा जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर, जो कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है वो काफ़ी बहुत बड़ी हो जाती है, जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स। अब हमारे को 2 एलिमेंट के बारे में बात कर, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। कैल्शियम के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं, और मैं आपको आर्गन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कैल्शियम क्या होता है, ये होता है 20-40 होता है। ठीक है, और ये जो होता है 18-40 होती है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एटॉमिक मास तो हमारे सेम है दोनों के, लेकिन इनके एटॉमिक जो नंबर है वो डिफरेंट है, ये 18 है, ये 20 है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, एन एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में यूजुअली आपके
CBSE पैटर्न के हिसाब से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप इसको क्लैरिफाई कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको आपको इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है मैंने, वैलेंसी आपके आपसे डिस्कस कर ली है। ठीक है, आपको सेल्स के बारे में बता दिया कि सेल्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद में हमने ये टेबल के बारे में आपको बताया है। ठीक है, और फिर आइसोटोप्स और आइसोमर्स, उसको फार्मूला केमिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे उसका होता है वो बता दिया मैंने, मतलब जेड और एक्स आइसोबार्स के बारे में बता दिया। ये हो गया आपका लेसन के बारे में टोटल, जो इसका पार्ट 2 के अंदर जो हमने था। अब इसके अंदर जो हमने जो अभी तक पढ़ा है टोटल लेसन के अंदर, उसको एक ब्रीफ इसकी एक नरेशन देख लेते हैं। देखो, जो क्रेडिट है जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का, वो साइंटिस्ट कौन से थे? वो थे जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन, जिन्होंने की इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और अच्छा, जे थॉमसन जो थे, उन्होंने प्रपोज किया था इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेब्ड इन द पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कि पॉजिटिव स्पेयर के अंदर लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इस वाले लेसन पार्टिकल लेसन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर र्यूदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। र्यूदरफोर्ड के अंदर हमने क्या किया था, जिसने हमारे डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस को। र्यूदरफोर्ड ने ही हमारे को न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, जो किसी भी एटम का होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। र्यूदरफोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, र्यूदरफोर्ड के बारे में आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइदर र्यूदरफोर्ड जो थ्योरी थी वो क्या थी, या उसके ड्रॉबैक्स थे क्या थे, और इसको रेक्टिफाई किसने किया था? बोर्स मॉडल ने। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको ये आप ढंग से तैयार करना है। र्यूदरफोर्ड जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बताया है बच्चों, अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पार्ट फर्स्ट को ढंग से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको सेकंड पार्ट के को समझ आपको सही से समझ ही नहीं आएगा। तो आप पार्ट फर्स्ट को, मेरी वीडियो को सही से देख लीजिए, ताकि आपको र्यूदरफोर्ड और बोर्स थ्योरी के बारे में पता लग जाए। नेक्स्ट, र्यूदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज प्रपोज दैट अ वेरी टाइनी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मतलब कि एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है एक एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। और जो स्टेबिलिटी होती है एटम की कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो र्यूदरफोर्ड मॉडल ने हमारे को नहीं प्रूव कर पाया था बाय एक्सपेरिमेंटली। उसको जो रेक्टिफाई किया था र्यूदरफोर्ड को, वो किया था बोर्स ने। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्स, नेल्स बोर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसी वाले थ्योरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर। जो मैंने आपको बताया था ना, ये न्यूक्लियस है, ये जो सेल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसने इन्होंने ही प्रपोज किया था। ठीक है, एंड विद द डिस्क्रीट एनर्जी एंड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, डिफरेंट सेल्स के अंदर वो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आसानी से अपने अपने ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं, और वो एनर्जी को डिस्क्रीट नहीं करते हैं। इसलिए जो होता है एटम जो होता है बिल्कुल स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने प्रपोज किया था कि एटम विल बी स्टेबल एंड रेस्ट रिएक्टिव। ठीक है, उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जे कैडविक, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर, ये कैडविक ने बोला था। उनने कहा था कि एटम जो पहले हमने जो पढ़ा था उसके अंदर इंडिविजुअल बता रहे थे, तो इन्होंने बताया था कि जो एटम होता है फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में होता है। इसके अंदर मौजूद होते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ये जे कैडविक ने बताया था हमारे को। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं बच्चों, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। ठीक, ये इन्होंने जे कैडविक ने बताया था हमारे को। अच्छा, जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इट इज अबाउट 1/2000 टाइम्स द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो 1/2000 टाइम्स जो होता है मास होता है हाइड्रोजन के, बहुत ही कम होता है कहने का मतलब ये है।
और द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट ईच। अच्छा, सेल्स जो उन्होंने डेजिनेट किए थे KLMN के बारे में जो मैं आपको बताया था। और वैलेंसी ऑफ द कंबाइनिंग, वैलेंसी क्या होती है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। जो वैलेंसी होता है वो ही एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो बिल्कुल जो है सेम होता है। उस जो जेड होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको दूसरी बात तीसरी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको MCQs में भी पूछ लेते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये प्रोटॉन्स के बराबर होता है। बच्चों थोड़ा ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। द मास ऑफ द मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। जो मास नंबर होता है, ठीक है ना, जो जेड होता है, नहीं सॉरी, जो ए होता है, मास नंबर ए होता है ना, वो होता है सम ऑफ द मास नंबर ऑफ द एटम इज इक्वल टू न्यूक्लियंस के बराबर होता है, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। आइसोटोप्स क्या होते हैं एटम के? वो दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच आर डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर कम होता है लेकिन सेम एलिमेंट के होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये भी सेम एटम के होते हैं लेकिन इनका मास नंबर जो होता है सेम होता है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इनको आइसोबार्स बोलते हैं। तो आइसोटोप आइसोबार्स हो गए। और एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोसेसेस। जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी से एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं। सो ये था बच्चों आपका पार्ट नंबर 2 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, विच इज द चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर साइंस क्लास 9th NCERT बुक, जिसके अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 के अंदर सारे कवर कर लिए। अब हम पार्ट 3 जल्दी मैं इसका बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स टाइप क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों आपसे दोबारा से बोलता हूँ कि आप अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वेदांत सर CBSE क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको कर लीजिए। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट लेसन या जो भी मैं आपको CBSE के जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल पर दूंगा, और जो कि आपके CBSE पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर टाइप जरूर इसका वीडियो देखिएगा। और पार्ट फर्स्ट अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसको लिंक इसके अंदर दे देता हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको इसकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आपको थ्योरी के बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स करोगे तभी वो क्लियर हो पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों।